Hello everyone, I welcome you all to Study Niti and this is day 2 of our Mains Express series. तो 5 days 5 videos. इस हफ्ते हम लोगों ने नई सीरीज चलाई थी which is Mains Express. तो Mains Express में हमारे पास क्या रहने वाला है, हम लोग यहाँ पे आपके SBI क्लर्क मेंस के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हम लोगों ने पिछले 3 हफ्ते में प्रीलिम्स की सीरीज करी है, वैसे ही इस हफ्ते हम लोग मेंस की सीरीज कर रहे हैं, जिसके अंदर आपके कॉन्ट्स के भी टॉपिक रहेंगे और रीजनिंग के भी टॉपिक रहेंगे। पहला सेशन ऑलरेडी हो चुका है विच इज ऑन अर्थमेटिक क्वेश्चंस। मैंने वहाँ पे 20 मेंस लेवल अर्थमेटिक क्वेश्चंस कराए थे कवरिंग 10 टॉपिक्स। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पजल्स which is from the reasoning section for your SBI clerk mains 2021। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे प्रीलिम्स खत्म हुआ तो मेंस मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही स्टार्ट किया। तो आज के सेशन में मैंने यहाँ पे 2 मेंस लेवल मतलब हाई लेवल पजल्स इंक्लूड करी हैं, जिसके अंदर पहली रहेगी फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल विद डेजिग्नेशन और सेकेंड रहेगी हमारे पास ब्लड रिलेशन पजल विद अमाउंट रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे दोनों ही जो टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे मेंस एग्जामिनेशन के लिए। फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल भी बहुत आती है और ब्लड रिलेशन पजल भी हमारे पास बहुत ज़्यादा आती है। तो दोनों ही मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं। तो चलिए कुछ एक ओवरव्यू दे देती हूँ आपको हमारे एक नए इनिशिएटिव के बारे में विच इज़ क्रॉसवर्ड करंट अफेयर्स। तो हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, हमारी वेबसाइट है studynidhi.com, उस पर हम लोगों ने ये चीज़ लॉन्च करी है, जिसमें ओवरव्यू आपके पास यहाँ पे है। आपको डेली की करंट अफेयर्स की PDF प्लस MCQ क्विज मिलेगा, फिर वीकली मिलेगा PDF प्लस क्विज एंड देन मंथली मिलेगा। इस हिसाब से और भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं जिसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, ताकि अभी आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन है। मैं साइड हो जाती हूँ, आप इस क्वेश्चन को देख लो और हिंदी वाले भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग इंग्लिश में सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं टाइमर नहीं दे रही हूँ सॉल्व करने के लिए, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो एंड आई होप क्वेश्चन पूरा विजिबल होगा। आई होप अभी तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा हिंदी वालों ने, तो इंग्लिश वाला तो मेरे साथ साथ सॉल्व कर ही लेंगे। क्वेश्चन देखते हैं कि वो उसने बोला क्या है। एक्चुअली में 8 पर्सन्स हैं हमारे पास जिनके नाम हमें दिए हुए हैं। वो 4 फ्लोर्ड बिल्डिंग में रहते हैं, जिनके फ्लोर्स कितने हैं, 4 फ्लोर्स हैं, मार्क फ्रॉम बॉटम टू टॉप। बॉटम मोस्ट फ्लोर हमारा 1 रहेगा और टॉप मोस्ट फ्लोर हमारा 4th रहेगा। इस बिल्डिंग के अंदर 2 फ्लैट हैं, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2, जो वेस्ट टू ईस्ट है। मतलब फ्लैट 1 वेस्ट में है, फ्लैट 2 ईस्ट में है। तो 1 और 2 इस तरीके से आएंगे। ईच पर्सन वर्क इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, हैड डिफरेंट डेजिग्नेशंस। डिफरेंट डेजिग्नेशंस हैं, उनके डेजिग्नेशंस हमें दे रखे हैं। और यहाँ पे क्या बोला गया है, जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में सब पर्सन्स के यही डेजिग्नेशंस हो, पजल्ड अप फॉर्म में ही रहेंगे। नोट, डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम सीनियोरिटी फ्रॉम MD टू स्टेनोग्राफर। तो मतलब सबसे सीनियर कौन होगा, MD, उससे छोटा कौन होगा, CEO, उससे छोटा AGM, उससे छोटा मैनेजर, और सबसे छोटा हमारे पास कौन रहेगा, स्टेनोग्राफर। एज पर, आई होप इट इज वर्किंग फाइन, स्टेनोग्राफर, वेट फॉर अ सेकेंड, या स्टेनोग्राफर एज पर डेजिग्नेशंस। ठीक है, समझ में आ गई। तो यहाँ पे फ्लैट एंड फ्लोर भी है और डेजिग्नेशन भी है, तो दोनों ही टेबल्स हमें बनाने पड़ेंगे। टेबल्स हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं सबसे पहले इसका। पहला हमारा रहेगा फ्लोर बेस्ड टेबल, जिसके अंदर हमारे पास फ्लोर कितने हैं, 4 3 2 1। फ्लैट 1 इधर रहेगा, फ्लैट 2 ईस्ट में रहेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा कौन सा बना, फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड। और नीचे मैं बनाऊंगी आपका ये डेजिग्नेशन बेस्ड, जिसके अंदर सबसे पहले MD आएगा, फिर CEO आएगा, देन AGM है, मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर, फिर हमारे पास है अकाउंटेंट, क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से रहेंगे। क्लियर, ओके। आगे देखो, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है, फर्दर इंफॉर्मेशन उसको हम लोग साइड में नोट डाउन करके और जो चीजें प्लॉट हो रही होंगी उनको प्लॉट करके इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे। H इज डेजिग्नेटेड
2 पर्सन अबव डी, मतलब एच का जो डेजिग्नेशन है डी से 2 पर्सन ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल अगर एच असिस्टेंट मैनेजर है तो 2 पर्सन ऊपर, डी कौन होगा, एजीएम। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। 2 पर्सन अबव का मतलब क्या है, ऊपर से दूसरा पर्सन, एच के ऊपर वाली साइड से दूसरा पर्सन। अगर एच अकाउंटेंट है तो 1 और 2 कौन हो जाएगा, मैनेजर कौन हो जाएगा, डी। इस तरीके से। एंड लिव्स इमीडिएटली वेस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, एच जो है इमीडिएटली वेस्ट किसके रहता है, स्टेनोग्राफर के। फॉर एग्जाम्पल एच को मैं यहां डालती हूं, किसके वेस्ट में है, स्टेनोग्राफर के, तो स्टेनोग्राफर यहां आएगा तभी तो एच यहां पे आएगा ना, मतलब डेफिनेटली एच कौन से फ्लैट में आएगा, फ्लैट 1 में, और स्टेनोग्राफर कौन से फ्लैट में आएगा, फ्लैट 2 में। डायरेक्शन से समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एच जो है वो फ्लैट 1 में रहेगा और स्टेनोग्राफर जो है वो फ्लैट 2 में रहेगा। क्लियर। और एच की जो डेजिग्नेशन है, ऊपर फ्लैट फ्लोर वाला मैं ऊपर लिखूंगी और जो डेजिग्नेशन बेस्ड है वो मैं यहाँ पे लिखूंगी। एच की जो डेजिग्नेशन है 2 पर्सन ऊपर है, किससे, डी से। असिस्टेंट मैनेजर लिव 2 फ्लैट्स बिलो एच, 2 फ्लैट्स किसके नीचे रहता है, एच के नीचे रहता है, 2 फ्लैट नीचे रहेगा। तो एच के 2 फ्लैट नीचे कौन रहेगा हमारे पास, असिस्टेंट मैनेजर। क्लियर। 3 persons are designated between B and F. Wait for a second. 3 persons are designated between B and F who lives 2 flats below I's flat. 3 पर्सन जो हैं किसके बीच में है, B और F के बीच में। तो B और F के बीच में 3 लोग हैं, ऊपर नीचे का मुझे नहीं पता। Who lives, who मतलब F, F lives 2 flat below I's flat. I से 2 फ्लैट नीचे कौन रहेगा, F रहेगा। ये मैंने फ्लैट की बात करी थी, ये भी मैंने फ्लैट की बात करी थी। फ्लैट मतलब सेम फ्लैट है ना, सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन कॉमन सेंस अगर लगाएं तो सेम लग रहा है। बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे किस तरीके से आ रहा है। एफ एंड आई लिव इन द सेम फ्लैट, एफ और आई जो है सेम फ्लैट में रहते हैं, तो इसने सेम बोल ही दिया, मतलब सेम फ्लैट में या तो 1 में रहेंगे या 2 में रहेंगे। और आई जो है एफ जो है आई से 2 नीचे रहेगा। ठीक है। पर्सन हु इज लिविंग इमीडिएटली above the flat of accountant lives immediately east of B who is neither manager nor clerk. B जो है ना तो मैनेजर है ना तो क्लर्क है। इसकी 2 पॉसिबिलिटीज बना के, B ना तो मैनेजर है और B ना तो क्लर्क है। और डेजिग्नेशन के बारे में क्या बोला गया था, फ्लोर्स के बारे में क्या बोला गया था, जो अकाउंटेंट वाले फ्लैट के एकदम ऊपर रहता है, जो अकाउंटेंट वाले के एकदम ऊपर रहता है, मतलब अकाउंटेंट वाले के एकदम ऊपर रहता है ये वाला पर्सन, इमीडिएटली अबव द फ्लैट ऑफ अकाउंटेंट लिव्स इमीडिएटली ईस्ट ऑफ बी, बी के इमीडिएटली किस में रहता है, ईस्ट में। तो बी का ईस्ट कहाँ बन जाएगा, यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरीके से 4 पर्सन हमारे पास आ जाएंगे। आगे बोला है एच इज डेजिग्नेटेड नीदर एज सीईओ नोर एज अकाउंटेंट, तो एच अकाउंटेंट भी नहीं है और एच जो है सीईओ भी नहीं है। ठीक है। The one who lives immediately above G's flat is not designated as CEO. जो एकदम G के एकदम ऊपर रह रहा है वो CEO नहीं होगा। तो G के एकदम ऊपर वाला CEO नहीं होगा। C lives 2 floors above B. B से 2 फ्लोर्स ऊपर रहती है एंड बोथ आर नॉट लिविंग इन द सेम फ्लैट। फ्लैट सेम नहीं है, मतलब फ्लैट दोनों का डिफरेंट होगा। एक फ्लैट 1 में होगा, एक फ्लैट 2 में होगा। और B से 2 ऊपर है, 2 ऊपर का मतलब क्या है, 1 और 2। C यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि B हमने देखा है फ्लैट 1 में है। और अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये अरेंजमेंट हमारी 1 2 3 4 4 फ्लोर्स ऑलरेडी पक्के हो चुके हैं और 2 फ्लैट्स भी ऑलरेडी पक्के हो चुके हैं। मतलब आप सीधा इसको प्लॉट कर सकते हो, C यहाँ पे आ जाएगा, एक छोड़ के B इधर आ जाएगा और अकाउंटेंट इधर आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग समझ में आ गया। इसके अकॉर्डिंग आगे देखो, number of persons designated above F is 1 less than the number of person designated below I who is neither designated as accountant nor AGM. I जो है ना तो अकाउंटेंट है ना तो AGM है, और इसने बोला है कि F के ऊपर जितने लोग होंगे, क्या बोला है, F के ऊपर जो जितने लोग होंगे वो एक कम है I से नीचे के डेजिग्नेशन में। F से ऊपर जितने लोग हैं वो एक कम है किससे, जितने I से नीचे हैं। ठीक है, समझ में आ गई। ओके आगे देखो। अच्छा I से नीचे से एक कम है ना, तो ये एक कम इधर आएगा, सॉरी
आई से नीचे से एक कम है। ओके आगे देखो, G and the one who is designated as the assistant manager are living on the same floor. G और assistant manager जो है वो सेम फ्लोर पे रहेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं G और assistant manager सेम फ्लोर, मतलब फ्लोर 1 2 3 4 इनका फ्लोर क्या होगा, सेम होगा। ओके आगे देखो, H lives on an even numbered floor and I is not the manager. I मैनेजर नहीं है और H इवन नंबर्ड फ्लोर पे रहेगा, या तो H सेकंड पे रहेगा या H फोर्थ पे रहेगा, क्योंकि इवन नंबर्ड फ्लोर हमारे पास कौन सा होता है, इवन नंबर्ड फ्लोर हमारे पास कौन सा होता है, 2 और 4 होता है। यहाँ पे हमारी फर्दर इंफॉर्मेशन खत्म हो गई। अब इस सब को यूज करके हमें क्या बनाना पड़ेगा, अपना फर्दर क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो H से अगर मैं बात करूं, H से अगर मैं यहाँ से बात करूं, या फिर मैं सोचूं कि डेजिग्नेशन पे लगा देते हैं हम लोग किसी चीज को, हमें किसी की प्रॉपर डेजिग्नेशन तो यहाँ नहीं पता ना कि कौन क्या चीज है। ठीक है कोई बात नहीं, यहां से शुरू करते हैं। ये हमने लगा लिया, इधर से देखो तो H आएगा फ्लैट 1 में, मतलब इस साइड आएगा। अगर फ्लैट 1 में आएगा, ऑलरेडी फ्लैट 1 में सेकेंड फ्लोर पे B आ चुका है, मतलब H कहाँ पे आ जाएगा, 4th फ्लोर पे फ्लैट 1 पे। ठीक है, जो होता जाएगा उसको मैं कट करती जाऊंगी ताकि हमें पता चल जाए ये हमने चीज कंप्लीट कर ली है। H के 2 फ्लैट नीचे कौन रहेगा, असिस्टेंट मैनेजर। उसने फ्लैट बोला है, मतलब सेम फ्लैट भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो असिस्टेंट मैनेजर मतलब असिस्टेंट मैनेजर किधर आएगा, इधर किधर कहीं आएगा। स्टेनोग्राफर फ्लैट 2 में रहेगा, इसको छोड़ देते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, आई जो है 2 नीचे रहेगा F से। ठीक है, आई के 2 नीचे कौन रहेगा, F रहेगा। अगर यहां से मैं देखूं तो डेफिनेटली आई मेरा यहां आना चाहिए, तभी तो आई के 2 नीचे हमारे पास F आ पाएगा, और F कहां पे आएगा, फ्लोर नंबर 1 पे। सेम फ्लैट है, मतलब दोनों सेम फ्लैट में होने चाहिए। अब यहां ध्यान रखो, या तो आई और F यहां पे आएंगे या फिर आई और F यहां पे आएंगे, सेम आएंगे, तो ये यूज कर लिया, इसको मैं काट देती हूँ। क्लियर है यहां तक। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं और कौन सी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। हम लोग अगर डेजिग्नेशन से शुरू करें, इससे F के ऊपर जितने लोग होंगे वो I से नीचे जितने लोग हैं उससे एक कम है ना। मतलब अगर मैं बोलूं, मैं F को यहां लगा देती हूं, F से ऊपर कोई नहीं है। अगर F से ऊपर कोई नहीं है तो मतलब I से नीचे डेफिनेटली एक होगा, तभी तो ये 0 आएगा ना। मतलब I से नीचे कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, F को अगर मैं यहां लगाती हूं, F के ऊपर 1 है और 1 जो है 1 कम है, मतलब I के नीचे कितने होंगे, 2। I को मैं यहां नहीं लगा सकती, ये कैंसिल करो प्रोग्राम इसका। अगला देखो, F को अगर मैं यहां लगाऊंगी, ठीक है, F के ऊपर 2 लोग हैं, मतलब I के नीचे कितने लोग होंगे, इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकती हूँ ना। तो I के नीचे कितने लोग होंगे, 1 ज्यादा मतलब 3, तो 1 2 3 I हमारा यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं और इसका कोई केस देखूं, F को मैं यहां लगा दूं, F के ऊपर है 3, मतलब I के नीचे 4 होने चाहिए, 1 2 3 4, I यहां पे नहीं आ सकता। क्लियर। अब देखो F को मैंने यहां लगाया, अब F को मैं यहां लगा देती हूँ। ठीक है, F के ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4, और I के नीचे कितने हो जाएंगे फिर 5, 1 2 3 4 5। क्या I यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं आ सकता, इसको भी कैंसिल करो। अब मैं F को लगाती हूँ यहाँ पे। ठीक है, F के ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4 5, I के नीचे कितने होने चाहिए, 6, तो 1 2 3 4 5 6, I हमारा यहाँ पे आ सकता है। मतलब ये केस पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि जगह नहीं है इसलिए मैं टिक लगा रही हूँ। अगर मैं F को यहाँ पे रखूँ तो F के ऊपर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, I के नीचे कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो I हमारा यहाँ पे भी आ सकता है। तो ये हमारे पॉसिबल केसेस बन रहे हैं जिसमें F और I को हम लोग रख सकते हैं। इसके आगे देखो, अब ध्यान देना थोड़ा सा, डेजिग्नेशंस हमारे पास कुछ कुछ आई हैं। अगर मैं इस केस में देखूं तो आई क्लर्क है, और इस केस में देखूं तो आई असिस्टेंट मैनेजर है। इधर बोला गया है कि H के 2 फ्लैट नीचे कौन है, असिस्टेंट मैनेजर। अगर मैं H के 2 फ्लैट नीचे लगाऊंगी तो यहां कहीं पे हमारा I आएगा, जबकि I हमने कहां पे लगाया है, फ्लोर 3 पे। मतलब ये वाला केस हमारा कैंसिल आउट अपने आप हो जाएगा, सीइंग द डेजिग्नेशन। ठीक है, अगर मैं इस केस की बात करूं तो, और अगर मैं क्लर्क की बात करूं तो पॉसिबल हो रहा है, तो इसको रहने देते हैं। आगे देख लेते हैं, H के 2 नीचे असिस्टेंट मैनेजर आएगा, तो H के 2 नीचे मतलब
बी शुड बी असिस्टेंट मैनेजर, ये हो जाएगा। और अगर मैं एच और डी का देखूं तो भी मैं केसेस यहां पे बना सकती हूँ, अदर देन दैट कुछ मेरे पास बन नहीं रहा, राइट। स्टेनोग्राफर आएगा फ्लैट 2 में और सीईओ जी के ऊपर नहीं आएगा। जी और असिस्टेंट मैनेजर सेम फ्लोर पे हैं, जी और असिस्टेंट मैनेजर सेम फ्लोर पे है, तो जी हमारा यहां पे आ जाएगा, ठीक है। जी हमने यहां पे लगा दिया। उसके बाद हमारे पास कौन आ रहा है, आई और एफ यहां पे आने चाहिए, वो हमें नहीं पता कि कहां पे आएंगे अभी, ठीक है। हम लोग बी और एफ से शुरू कर सकते हैं। एफ और बी के बीच में तीन लोग हैं, तो 1 2 3 बी हमारा यहां पे आ जाएगा। इसको देखेंगे तो 1 2 3 बी हमारा यहां नहीं आ सकता, ये केस अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है, ये वाला, क्योंकि बी हमारे पास नीचे नहीं आ पा रहा। जो टिक लगे हैं उसको मैं देख लेती हूँ। मैंने टिक लगाया था, एफ को अगर मैं यहां रखूं तो आई को मैंने कहां रखा था, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6, आई को मैंने यहां रखा था, ठीक है। अब 3 लोग देख लो, 1 2 3, बी यहां पे भी नहीं आ सकता, ये केस भी कैंसिल अपने आप ही हो जाएगा। एक ही केस बचता है इसके अंदर भी हमारे पास, जिसमें आई को मैंने यहां रखा था और एफ हमारा यहां पे आ जाएगा। यही वाला केस था, आई हमारा ऊपर आ जाएगा और एफ हमारा नीचे आ जाएगा। अब अगर मैं डेजिग्नेशन की बात करूं तो आई हमारा एमडी बन चुका है और एफ हमारा क्लर्क बन चुका है, ठीक है, ओके। और अब मैं किसको रख सकती हूँ, बी को, तो 1 2 3 बी हमारा यहां पे आ जाएगा, ठीक है, ओके डन। उसके बाद ये हमने कर लिया। अब एच और डी का देख लेते हैं। डी से 2 प्लेसेस ऊपर कौन है, एच है। डी से 2 प्लेसेस ऊपर एच नहीं आ सकता, डी से 2 प्लेसेस ऊपर एच आ सकता है, डी से 2 प्लेसेस ऊपर एच नहीं आ सकता, तो एच यहां पे आएगा, डी यहां पे आएगा इस केस के अंदर। डी से 2 प्लेसेस ऊपर एच नहीं आ सकता, डी से 2 प्लेसेस ऊपर एच आ सकता है, और यहां तो नहीं बनेगा, डी से 2 प्लेसेस ऊपर एच नहीं आ सकता, तो डी हमारा यहां आ जाएगा, एच हमारा यहां आ जाएगा। इसका डेजिग्नेशन क्लियर हुआ, डी हमारा अकाउंटेंट बन जाएगा और एच हमारा मैनेजर बन जाएगा। मतलब यहाँ पे डी आ जाएगा तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। और उन्होंने बोला था आई और एफ के बारे में कि ये सेम फ्लैट में है, तो आई इधर आ जाएगा और ई हमारा इधर आ जाएगा। हमारा फ्लोर का जो टेबुलर फॉर्म में हमने लिखा है वो हमारा यहाँ से एकदम क्लियर हो जाता है, ठीक है। इसको मैं हटा देती हूँ क्योंकि ये हमने यूज कर लिया ऐसे। एच के 2 नीचे असिस्टेंट मैनेजर है, वो भी हटा दिया मैंने। देखो अब हमारे पास यहाँ पे कौन सा बच रहा है, जी और असिस्टेंट मैनेजर सेम फ्लोर पे, असिस्टेंट मैनेजर हमने यहाँ पे लगा दिया किसको, बी को। अगर बी को हमने असिस्टेंट मैनेजर लगाया है तो यहाँ पे भी असिस्टेंट मैनेजर कौन आना चाहिए, बी आना चाहिए, जबकि यहाँ पे नहीं आ रहा, तो ये वाला पूरा केस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, सीइंग दिस। क्लियर, ओके। अब हमारे पास कौन कौन बचा है, एक तो ई बचा है और बी हमने लगा दिया, सी बचा है, ई बचा है और एफ हमने लगा दिया, बी सी डी ई एफ, जी बचा है हमारे पास यहाँ पे लगाने के लिए, ठीक है। जी से एकदम ऊपर सीईओ नहीं आएगा, तो जी से एकदम ऊपर सीईओ नहीं आएगा, मतलब ई तो सीईओ नहीं हो सकता है ना, एकदम ऊपर नहीं आएगा, तो ई तो यहाँ पे सीईओ हमारे पास हो नहीं सकता। और जी से एकदम ऊपर लगाना है, मतलब 2 प्लेसेस हमारे पास खाली होनी चाहिए, है ना। अच्छा इसमें देखना है ना हमने, तो ठीक है, ये तो ठीक है। स्टेनोग्राफर आएगा फ्लैट 2 में और स्टेनोग्राफर इमीडिएटली वेस्ट किसके था हमारे पास, एच के इमीडिएटली वेस्ट कौन था, स्टेनोग्राफर, तो स्टेनोग्राफर हमारे पास कौन आ जाएगा, सी। अब बचता है ई और जी। देखो उसने बोला है जी के इमीडिएटली ऊपर कौन नहीं आएगा, सीईओ, मतलब इमीडिएटली ऊपर कौन आ रहा है, ई तो डेफिनेटली सीईओ नहीं हो सकता, तो जी हमारा सीईओ हो जाएगा और ई हमारा एजीएम हो जाएगा, कंसीडरिंग दिस केस। क्लियर। अब देखो इस केस से देखूं तो मेरे पास जी और ई के लिए या तो ये जगह बचती है या तो ये जगह बचती है। ई यहाँ पे नहीं आएगा तो जी यहाँ पे आ जाएगा और ई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसकी बात करूं तो ये ऑलरेडी केस हमने कैंसिल कर दिया और वैसे भी असिस्टेंट मैनेजर इस पे नहीं बन रहा था, तो ये वाला केस हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, जिसमें डेजिग्नेशंस भी हमने कंप्लीट कर लिए और फ्लोर्स भी हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। इसको थोड़ा सा मैं और क्लियर यहाँ से कर देती हूँ, ठीक है।
इसको भी पूरा ही हट गया, चलो कोई बात नहीं। आप इसको एक बार देख लो कि आपका भी ऐसा ही सेम बना है, कोई डाउट तो नहीं है। देन वी विल बी प्रोसीडिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ ब्लड रिलेशंस। आप प्लीज हिंदी वाले इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बिकॉज हम लोग क्वेश्चन हमेशा की तरह इंग्लिश में करेंगे। एंड क्वेश्चन एक बार पढ़ भी लेना थोड़ा सा, कि आपको ओवरव्यू मिल जाए। ओके, देखो क्वेश्चन को। 8 पर्सन्स हैं हमारे पास यहाँ पे, इसको ईयर बेस्ड भी बोल सकते हो और ब्लड रिलेशन बेस्ड भी बोल सकते हो। 8 पर्सन्स हमारे पास हैं जो गोवा गए थे डिफरेंट ईयर्स में न्यू ईयर मनाने। कितने लकी होंगे ना ये लोग। न्यू ईयर मनाने गोवा गए थे इंडियन सालों में। तो ईयर बेस्ड पजल है। सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, अपने ईयर्स बना लेते हैं। तो वही मैं करूंगी यहाँ पे। ईयर्स बना लेंगे। सबसे पहले कौन सा आता है, 2005, 2007, 2008, 2011। व्हाट इज हैपनिंग? देन हमारे पास आएगा 2014, 2016, 2019 एंड 2020। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गए, ईयर्स आ गए, जिसमें डिफरेंट लोग गोवा गए हैं। ठीक है, और इन्होंने कुछ अमाउंट भी स्पेंड करी है यहाँ पे। दे बिलोंग टू अ सेम फैमिली ऑफ 3 जनरेशन एंड बुक्ड डिफरेंट अमाउंट ऑफ फ्लाइट फॉर ट्रैवल। फ्लाइट की डिफरेंट हमारे पास टिकट्स इन्होंने क्या करी है, बुक करी है। मतलब फ्लाइट की टिकट का रेट भी लगाना पड़ेगा। तो एक कॉलम में हम लोग पर्सन को लिखेंगे, एक कॉलम में उनकी फ्लाइट की टिकट को लिखेंगे। और यहाँ पे मैं 2 पॉसिबिलिटीज बना के चलूंगी, जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ। यहाँ पे पर्सन आ जाएगा, यहाँ पे फ्लाइट की टिकट आ जाएगी। क्लियर? और ये हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए छोड़ देंगे। हमारा टेबल पूरा हो गया। देखो क्या बोलता है, द सम ऑफ टिकट फेयर ऑफ आर्स फादर एंड आर्स ग्रैंड मदर इज इक्वल टू डब्ल्यूज मदर। अब यहाँ पे आपको जैसा जैसा रिलेशन दिया हो, आप वैसा वैसा रिलेशन डायग्रामेटिक फॉर्म में लिखते जाओ। अगर फीमेल होगी उसको मैं सर्कल से रिप्रेजेंट करूंगी, मेल होगा उसको मैं बॉक्स से रिप्रेजेंट करूंगी। बाकी रूल्स आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर का एक फादर भी है, तो आर का एक फादर भी है और आर की एक ग्रैंड मदर भी है। ग्रैंड मदर अब मम्मा के साइड से भी हो सकती है और पापा की साइड से भी हो सकती है, दादी भी हो सकती है, नानी भी हो सकती है। तो हम लोग यहाँ बीच में कुछ करके ग्रैंड मदर लगा लेंगे। ठीक है, मम्मा की साइड की भी हो सकती है, पापा की साइड की भी हो सकती है। इसने पैटर्नल मैटरनल कुछ नहीं दिया। इज इक्वल टू डब्ल्यूज मदर। डब्ल्यू की भी डेफिनेटली एक मदर होगी, डब्ल्यू की मदर होगी। तो इसने बोला है कि जो आर के फादर हैं और ग्रैंड मदर है, उनका सम डब्ल्यू की मदर के बराबर होगा। ठीक है, ओनली 2 persons are going between P's daughter and the one whose travel fare is 6000। तो जो P की बेटी है, ये वाली टिक मार्क वाली, इन दोनों के बीच में सिर्फ 2 लोग जाएंगे। 6000 और इसके बीच में सिर्फ कौन जाएंगे, 2 लोग जाएंगे। तो टिक मार्क और 6000 के बीच में 2 लोग, ऊपर नीचे मुझे नहीं पता। सिस्टर इन लॉ ऑफ वी स्पेंड्स 500 मोर देन वी फॉर टिकट फेयर। जो वी की सिस्टर इन लॉ है, भाभी या ननद जो भी है वी की, वो वी से 500 रुपए ज्यादा स्पेंड करती है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे वी और, या फिर इस तरीके से लिखते हैं, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, तो वी की जो सिस्टर इन लॉ है और वी की जो अमाउंट है उसका अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 500 आएगा। W इज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ V इज अ फादर इन लॉ। V के जो फादर इन लॉ है उनकी ग्रैंड डॉटर कौन है, W। ध्यान से देखना, V के कोई फादर इन लॉ है, मतलब किसी से मैरिड है, उनके पापा कौन है, ये उसके फादर इन लॉ हो गए। उनकी ग्रैंड डॉटर कौन है, W। मतलब इनकी ग्रैंड डॉटर कहीं ना कहीं से कौन बनेगी, W बनेगी।
इनके अब एक बेटा भी हो सकता है, एक बेटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने ये नहीं कहा कि वी की ही बेटा या बेटी डब्ल्यू बन रहा है। वी का कोई मतलब इसके साथ इनका कोई बेटा या बेटी भी हो सकता है, उसकी आगे बेटा या बेटी भी डब्ल्यू बन सकती है। ये जस्ट मैंने डायग्रामेटिक फॉर्म में लिखा है। आप ये मत समझना कि ये सिर्फ और सिर्फ वी जो है उसका रिलेशन डब्ल्यू के साथ है, ऐसा नहीं है। द फेयर ऑफ टी इज नीस, टी की भतीजी या भांजी का जो फेयर है वो ट्वाइस किसका है, टी के ब्रदर इन लॉ का। तो टी की जो नीस है उसका फेयर डबल है टी के ब्रदर इन लॉ से। आगे देखो, Q celebrated before T whose fare is 500 more than the one who celebrated in 2014। 2014 में ये स्टार लगा देती हूँ, इसने ये गया क्योंकि हमें पर्सन के बारे में नहीं पता। 2014 में जो गया है उसके टिकट से 500 रुपये ज्यादा किसने दिए हैं, टी ने। तो टी माइनस 2014 या मतलब स्टार कर देती हूँ, इन दोनों का कितना है डिफरेंस, 500 है। एंड क्यू सेलिब्रेटेड बिफोर टी, क्यू जो है उसने टी से पहले सेलिब्रेट किया, टी से पहले गया था। द डिफरेंस बिटवीन द फेयर ऑफ आर एंड पी इज सेम एज डब्ल्यू एंड आर। आर और पी का जो डिफरेंस है डब्ल्यू और आर से के डिफरेंस के बराबर है। द डॉटर ऑफ यू गोज 5 years आफ्टर एस, एस के 5 साल बाद कौन जाती है, डॉटर ऑफ यू। तो यहां से 5 साल बाद देख लेंगे, 2005 से 5 साल बाद 2010 होता है, नहीं आ रहा इसमें। 7 में 5 जोड़ेंगे, 5 साल जोड़ेंगे 2012 भी यहाँ पे नहीं है। 8 में 5 जोड़ेंगे 2013 भी यहाँ पे नहीं है। 11 में 5 जोड़ेंगे 2016 हमारे पास है। तो एस के एकदम बाद में कौन जाएगा, यू की डॉटर जाएगी। ये हो गया। 2014 में 5 जोड़ेंगे तो 2019 आ रहा है, तो एस के एकदम 5 साल बाद में कौन जाएगी, यू की बेटी जाएगी। और कोई केस यहाँ पे नहीं बन रहा, ठीक है। आगे देखो, whose फेयर इज नॉट 6000, एस का फेयर 6000 नहीं है। ओके, एस इज द मदर इन लॉ ऑफ यू हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ टी। एस किसकी मदर इन लॉ है, यू की, और यू किसका ब्रदर इन लॉ है, टी का। तो एस मदर इन लॉ बन जाएगी यू की, और यू ब्रदर इन लॉ है किसका, टी का। ब्रदर इन लॉ मतलब इसकी एक बेटी होगी। हम लोग मिनिमल केस लेंगे, मिनिमम केस लेंगे। तो ब्रदर इन लॉ देखो यहाँ 2 तरीके से बन सकते हैं। एक तो बन सकता है कि टी यहाँ पे बन जाए, इसका भाई, इसका क्या बन जाए, भाई बन जाए, साला और जीजा वाला रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। या फिर साली और जीजा वाला हो जाएगा, भाई या बहन बन जाए। एक केस और है, यू ब्रदर इन लॉ है टी का, है ना। तो यहाँ पे इसका कोई भाई या बहन हो, वो किससे मैरिड हो, टी से हो। किससे मैरिड हो, टी से हो, तो भी साला जीजा साली जीजा वाला रिलेशन बन सकता है। 2 केसेस बन सकते हैं। द डॉटर इन लॉ ऑफ क्यू गोज इमीडिएटली बिफोर एस का सन इन लॉ। अब एस का एक सन इन लॉ भी है, एस का सन इन लॉ मुझे पता है कि कौन है, यू है, अभी जो मेरे को दिख रहा है। यू जो है द डॉटर इन लॉ ऑफ क्यू, क्यू की डॉटर इन लॉ इमीडिएटली पहले जाती है यू से, तो मतलब क्यू की डॉटर इन लॉ भी है। अब क्यू तो हमने यहाँ पे नहीं बनाया, क्यू की जो डॉटर इन लॉ है वो एकदम पहले किससे जाती है, यहाँ पे लिख लेते हैं एस के सन इन लॉ से, क्योंकि मुझे नहीं पता एक सन इन लॉ है या 2 सन इन लॉ है, ठीक है। समझ में आ गया। आगे देखो, द टिकट फेयर ऑफ क्यू इज हाफ ऑफ द फेयर ऑफ क्यूज ग्रैंड डॉटर। क्यू की ग्रैंड डॉटर मतलब क्यू डेफिनेटली ऊपर वाली जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में आएगा। क्यू का जो फेयर है वो आधा है क्यू की ग्रैंड डॉटर से। तो क्यू तो मैंने यहाँ पे नहीं बनाया, लेकिन मुझे पता है कि ऐसे ये फर्स्ट जनरेशन और ये थर्ड जनरेशन, ऐसे क्यू और क्यू की डॉटर इन लॉ बनेगी। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं बना लेती हूँ। क्यू का जो फेयर है वो आधा है क्यू की ग्रैंड डॉटर से, मैं डॉटर इन लॉ बोल रही हूँ, ग्रैंड डॉटर से। हु इज नॉट द डॉटर ऑफ पी, जो पी की बेटी नहीं है, मतलब ये टिक वाली नहीं होनी चाहिए, ये टिक वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आर्स मदर टिकट फेयर इज ट्वाइस दैट ऑफ टीज मदर। आर की जो मदर है ये वाली, इसका जो टिकट फेयर है वो ट्वाइस किसकी है, टी की मदर का। अब टी की मदर भी मैंने यहाँ नहीं बनाई,
व्हाट इज दिस? ओके, टी की किसके साथ है? टी इज मदर, टी मैंने वहां पे बनाया है एंड तो टी की माँ बना देते हैं यहाँ पे, और टी की माँ तो एस बन रही है यहाँ पे, ठीक है। आर्स मदर टिकट फेयर इज ट्वाइस दैट ऑफ टीज मदर, तो कहाँ पे बनाए इसको? आर की मदर का टिकट फेयर जो है वो ट्वाइस किसका है? टी की मदर के टिकट फेयर का। ओके, द फादर ऑफ टी डज नॉट सेलिब्रेट ऑन इवन नंबर्ड ईयर, इवन नंबर्ड ईयर पे टी के फादर सेलिब्रेट नहीं करते हैं, तो टी के फादर नहीं करते, 2016 में नहीं करेंगे, 14 में नहीं करेंगे, 20 में नहीं करेंगे, 8 में नहीं करेंगे, तो यहाँ पे टी के फादर नहीं आएंगे, यहाँ पे भी टी के फादर नहीं आएंगे। ठीक है, आगे देखो, टी इज द ओनली सन ऑफ द वन हु इज द फादर ऑफ आर्स मदर, आर की जो मदर है, आर की जो मदर है, टी इज द ओनली सन ऑफ द वन हु इज द फादर ऑफ आर्स मदर, आर की मदर के जो पिता हैं उनका इकलौता बेटा कौन है? टी है, तो आर की मदर के पिता, अब ये आर की मदर है, इस मदर के जो पिता होंगे, एक मिनट कहाँ गया, इस मदर के जो कौन होंगे? फादर होंगे, ये वाले अंकल जी जो होंगे, ये क्या होंगे? इनका इकलौता बेटा कौन है? टी है, इनका इकलौता बेटा टी है, उसका मतलब क्या हो गया? ये इनकी बेटी हो गई, इकलौता बेटा टी यहाँ पे बन जाएगा, टी बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ये इनका इकलौता बेटा टी है, मतलब ये इनकी बेटियां और हो सकती है, इनका बेटा नहीं हो सकता, और मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा था कि डब्ल्यू की एक मदर भी है। P इज द मदर ऑफ आर, P जो है किसकी मदर है? आर की, मतलब ये P है, ये इसकी मदर हो गई किसकी? आर की। हु सेलिब्रेटेड ऑन एन ऑड नंबर्ड ईयर, आर ने किस में सेलिब्रेट किया? ऑड नंबर्ड ईयर में, मतलब आर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। The niece of P is celebrating 3 years before the only kid of P. Only kid of P कौन है? R है। R से 3 साल पहले किसने मनाया? P की नीस ने। अगर P की कोई नीस होगी मतलब T की डेफिनेटली कोई बेटी होगी। P की नीस का मतलब क्या है? भांजी या भतीजी। भांजी या भतीजी करेक्टली मिनिमलिस्टिक केस से मुझे यहाँ पे दिख रही है। इससे 3 साल पहले R ने किया। अगर मैं R की बात करूं तो मैं R को यहां लगा सकती हूं, इससे 3 साल पहले ये आना चाहिए, मतलब U की डॉटर बननी चाहिए। R यहां पे तो नहीं आ सकता, और इससे 3 साल पहले तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, मतलब R डेफिनेटली यहां पे आएगा, ठीक है। इससे 3 साल पहले U की बेटी, मतलब U की बेटी मतलब इसकी मैरिज U से हो गई होगी इस केस के बराबर। U की बेटी यही हुई ना, 3 साल पहले आ गई। और अगर मैं ये बोलूं कि U की डॉटर मतलब R इस केस से, तो U कहां पे आएगा? यहां पे। समझ में आ रहा है आपको? 2 केसेस समझ में आ रहे हैं। U हमारे पास 2 तरीके से बन सकता है, तो इसको मैं कलरफुल कर देती हूँ कि आपको दोनों केसेस अच्छे से समझ में आ जाए। एक U हमारा यहां बन सकता है, एक U हमारा यहां पे बन सकता है। आगे देख लेते हैं। The spouse of U spends 6,000 on travel. Spouse of U spends 6,000 on travel. इसका स्पाउस कौन है? P, और इसका स्पाउस कौन है? T। या तो P या फिर T कब स्पेंड, कितने रुपए स्पेंड करेंगे? 6,000 रुपीज ऑन ट्रेवल। यही बोला गया है। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट कुछ चीजें आ चुकी हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। देखो अब ध्यान से, नीचे वाले केसेस को लेके चलेंगे। अब अगर इन दोनों केसेस की बात करूं तो इन दोनों केसेस में मुझे यू मेल दिख रहा है, मतलब यू फीमेल नहीं बन सकती, तो इस फीमेल को हम लोग कैंसिल करते हैं, ठीक है। अगर मैंने इस फीमेल को कैंसिल किया तो यू कौन बन गया? पी का हस्बैंड बन गया, मतलब यू कहां पे आ सकता है? एक मिनट, मतलब आर जो है वो यू की डॉटर नहीं बन सकती, ये वाला केस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। यू की बेटी यू की बेटी आर, अच्छा ये वाला केस आ जाएगा ना,
सॉरी, वेट अ सेकेंड, यहां पे हमने यू की डॉटर को लगाया था, तो यू की डॉटर हमारे पास कौन बन गई, आर। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं यू की डॉटर बोलूं तो यू की डॉटर मेरे को एक ही दिख रही है, तो ये वाला केस तो मुझे नहीं दिख रहा फिलहाल। इससे 3 साल पहले कौन आना चाहिए हमारे पास, यहां पे लिखा हुआ था द niece ऑफ P इज सेलिब्रेटिंग 3 years बिफोर ओनली किड ऑफ P। मतलब ये वाली जो नीस है, ये वाली, ये 3 साल पहले जाएगी आर से, तो हम लोग यहाँ टिक लगा देते हैं, 3 साल पहले हमारे पास चली जाएगी आर से। थोड़ा सा इसको और देखें अगर, तो 1 2 3 4 5 6 7, ऑलरेडी हमारे पास 7 लोग आ चुके हैं, सिर्फ एक ही पर्सन हमारे पास बचा है। अगर मैं बोलूं यहां पे यू की मैं एक और डॉटर बना दूं, तो मैं नहीं बना सकती। रीजन मैं क्यों दूंगी, क्योंकि यहां पे आर की ग्रैंड मदर के बारे में बात हुई थी, आर की ग्रैंड मदर के बारे में बात हुई थी। डेफिनेटली आर की ग्रैंड मदर एग्जिस्ट कर रही है। अगर आर की ग्रैंड मदर एग्जिस्ट कर रही है मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग हमारे पूरे हो गए, ये वाला पूरा केस हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, आर हमने लगा दिया, एस हमने लगा दिया। अब अगर मैंने ये चीज को पूरा किया तो मैं इन दोनों केसेस में से एक केस को पिक कर सकती हूँ। एस की कोई बेटी है, उसका भाई हमने कौन बना दिया, टी बना दिया, भाई या बहन। या फिर एस की कोई बेटी है, उसके साथ मैरिड यू है, और यू का आगे कोई भाई या बहन किसके साथ मैरिड है, टी के साथ। क्या हमें यू का कोई भाई या बहन दिख रहा है यहाँ पे, हमें तो नहीं दिख रहा। ये वाला केस मेरे पास पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमें ये वाला केस दिख रहा है, इसको हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो एस की कोई बेटी है जो कि मैरिड है यू के साथ, तो यू के साथ कौन मैरिड है, पी। पी किसकी बेटी हो जाएगी, एस की। और उसके साथ उसका भाई या बहन कौन है, टी, तो टी इसका भाई हो जाएगा। यहाँ पे हमने देखा था टी की मदर भी थी, तो टी की मदर हमारे पास कौन बन जाएगी, एस। ये केस हमने यूज कर लिया। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पे हमारे पास डब्ल्यू की भी एक मदर है। अगर मेरे पास डब्ल्यू की मदर है, डेफिनेटली डब्ल्यू हमारा यहाँ पे आएगा, उसकी मदर ये बन जाएगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ डब्ल्यू लगाती तो उसकी मदर मैं नहीं बना सकती थी। ये केस भी हमारे पास हो गया। पी की एक डॉटर है, तो पी की भी डॉटर हमने बना ली ऑलरेडी। और हमारे पास यहाँ पे कौन बच गया है, पी, क्यू बचा है, आर एस टी। पी की डॉटर है ना, तो डॉटर बना देते हैं आर को, तो ये हो जाएगा पी क्यू आर एस टी यू वी। वी और क्यू हमारे पास बच रहे हैं, इनका जेंडर और इनका हमें देखना है कि कहाँ पे आएंगे। वी और क्यू, वी के बारे में ये इंफॉर्मेशन थी, वी किसी से मैरिड है और उसका कोई एक फादर है। तो वी किसी से मैरिड है और उसका कोई एक फादर है, मतलब वी डेफिनेटली सेकेंड जनरेशन में आएगा। वी इससे मैरिड है, इनका फादर कौन बन जाएगा, ये। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्यू के लिए जगह बच रही है, ब्लड रिलेशन हमारा पूरा हो गया यहाँ से। ठीक है, मैं किसी भी चीज को हटाऊंगी नहीं, जो मुझे लगेगा कि अनवांटेड है उसको मैं हटा दूंगी। जैसे ये मैंने क्रॉस कर दिया तो इसको हटा देते हैं, ताकि और कुछ वो ना हो। ठीक है, पी की डॉटर कौन है, आर, तो यहां मैंने टिक क्यों लगाया, पी की नीस पे लगाया था ना। अच्छा, पी की नीस पे लगाया था, वेट फॉर अ सेकेंड। ये पी की नीस थी, पी की नीस हमारे पास कौन आ गई, डब्ल्यू आ गई। ठीक है, ये भी यूज हो गया। और यहां से अगर मैं देखूं तो पी की जो डॉटर थी उसके बीच में और 6000 वाले के बीच में 2 पर्सन थे। यही बोला गया था, पी की जो डॉटर है और जिसने 6000 खर्चे हैं उसके बीच में कौन आएगा, 2 लोग आएंगे। तो पी की डॉटर कौन हो गई, आर। 1 और 2, मतलब इस पर्सन ने कितने रुपए खर्चे होंगे, 6000 रुपए। समझ में आ गए, तो 6000 भी हमने लगा दिए, इसको भी कैंसिल आउट कर देते हैं। उसके बाद वी के सिस्टर इन लॉ हमारे पास कौन है, पी। पी और वी का डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, 500। मेरे को पी और वी की अभी वैल्यूज नहीं पता। आर के फादर हमारे पास कौन है यहाँ पे, यू, और ग्रैंड मदर कौन है, एस। तो यू और एस का टोटल किसके बराबर आएगा, डब्ल्यू की मॉम के, मतलब वी के। ठीक है, टी की नीस कौन है हमारे पास, आर है, वो डबल किसका होगा, टी का ब्रदर इन लॉ। टी का ब्रदर इन लॉ कौन है हमारे पास, यू है। ठीक है, अब मैंने स्टार लगाया था, मतलब 2014 वाला। 2014 में कौन है, एस, तो टी माइनस एस हमारे पास कितना हो जाएगा, 500 रुपए हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है क्यू की जो डॉटर इन लॉ है, क्यू की डॉटर इन लॉ हमारे पास कौन है यहाँ पे, वी है, वो एकदम ऊपर आएगी
एस के सन इन लॉ के, तो एस का सन इन लॉ कौन है? यू। यू के इमीडिएटली ऊपर कौन आएगा? वी आएगा। कुछ इस तरीके से। अब आर की मदर हमारे पास कौन है यहाँ पे? पी। वो ट्वाइस किसका है? टी की मदर का। टी की मदर कौन है? एस। कुछ इस तरीके से। इतना हमने ऑलमोस्ट लिख लिया, बाकी अब हम करेंगे इसको। अब थोड़ा ध्यान देना, हमने यहाँ पे क्या लिखा था कि टी का फादर जो है वो इवन नंबर्ड ईयर्स पे नहीं आएगा। इसको भी थोड़ा इरेज कर लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ जाएगी अपने को। ठीक है, ओके। तो ये हमने बनाया अपना केस 6000। टी का जो फादर है वो इवन नंबर ईयर पे नहीं आएगा, यहाँ और यहाँ तो ऑलरेडी नहीं आ रहा। टी का फादर है कौन? क्यू। क्यू अगर इधर पूरे पोर्शन में नहीं आएगा, या तो वो क्यू यहाँ पे आ जाएगा या तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा, दो ही जगह पे आ सकता है। ठीक है, क्यू ऊपर है टी से, मतलब टी डेफिनेटली नीचे आएगा। वी के इमीडिएटली ऊपर, यू के इमीडिएटली ऊपर कौन है? वी। हमें दो ब्लॉक्स खाली चाहिए, इधर से दो ब्लॉक्स खाली देखूं तो वी यहाँ पे आ जाएगा, यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इधर से मेरे पास दो ब्लॉक्स तीन जगह पे खाली दिख रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर इस केस के अकॉर्डिंग चलो तो Q के नीचे T आना चाहिए, तो T हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, तो बचा हमारे पास कौन? PQ RST। तो P हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस केस। अगर मैं इस केस की बात करूं, अगर मैं दूसरे केस में चलूं, अब दूसरे केस में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, U और V की। पहले केस में हम लोग U और V को यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, हम लोग एक बार सिर्फ लगा के देख रहे हैं, ये गलत बनेगा तो U और V को नीचे शिफ्ट कर देंगे। ओके, उसके बाद Q जो है उसके नीचे T आएगा और P हमारे पास अभी बच रहा है। P और T की हमारे पास अभी वैल्यूज नहीं आ रही हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ से। हमारे पास अगर इस केस से देखूँ तो वैल्यू आई है U की 6000। U की वैल्यू आई है 6000, मतलब 6000 प्लस S किसके बराबर हो जाएगा? V के। और तो कहीं ये यूज नहीं हो पा रहा ना। P और V का हमें पता है और R और U का हमें पता है। ओके, अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को देखूं कि P या T जो हैं उन्होंने कितने रुपए खर्चे होंगे? 6000 रुपए। तो 6000 रुपए यहाँ पे P और T पे तो नहीं आ रहे। अगर मैं बोल दूं P या T यहाँ पे आ जाए, P या T यहाँ पे आ जाए, तो मेरे पास 6000 रुपए आ सकते हैं। ये वाला पूरा केस हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ V और U के लिए यही जगह थी और यहाँ पे ही 6000 आ रहा है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग P और T में से दोनों में से एक पर्सन ने कितने खर्चे होंगे? 6000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे केस लेके देख लेते हैं, या तो P ने खर्चे हैं या तो T ने खर्चे हैं। ठीक है, अब बना के देखते हैं, कहां से शुरू करें देख लेते हैं। अगर यहां से शुरू करूं कि P ने जो खर्चे हैं रुपए, वो डबल है किसका? S का। तो P ने खर्चे हैं 6000, तो S कितना आ जाएगा? 3000 पे। इसके अकॉर्डिंग ठीक है, P और V के बीच में डिफरेंस 500 का है। P के रुपए कितने थे? 6000। 6000 में से V निकालेंगे तो 500 आना चाहिए, मतलब V के पैसे कितने आ गए? 5500। इसके अकॉर्डिंग उसके बाद इसको हटा देते हैं। देखो, U प्लस S इक्वल टू क्या होना चाहिए? V। V हमने कितना डाला है? 5500, और S हमारे पास कितना है? 3000। 5500 में से 3000 गए, U कितना आ गया? 2500। इसके अकॉर्डिंग उसके बाद हमारे पास क्या है? R डबल है U का। U कितना है? 2500, तो R कितना आ जाएगा? 5000। ओके, अब R माइनस P किसके बराबर है? W माइनस R के। तो P और R का डिफरेंस कितना है? 1000। तो W और R का डिफरेंस भी 1000 होना चाहिए। अगर R 5000 है तो W कितना हो जाएगा? 4000। 4000 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे सबने डिफरेंट अमाउंट खर्ची है, किसी की भी अमाउंट सेम नहीं है। आ गया। अब मेरे पास T का नहीं है, T और S का डिफरेंस कितना है? 500। S ने कितने खर्चे? 3000, तो T कितने खर्च देगा? 3500, क्योंकि 2500 ऑलरेडी आ चुका है और T ने ज्यादा खर्चे थे। ठीक है, अब बचा हमारे पास कौन? Q बच रहा है यहाँ पे। तो Q के बारे में बोला गया था
क्यू हाफ है अपनी ग्रैंड डॉटर का। अगर मैं हाफ ग्रैंड डॉटर का बोलूं तो ग्रैंड डॉटर उसके पास आर की भी है और डब्ल्यू की भी है। आर का हाफ करेंगे तो 2500 आएगा, डब्ल्यू का हाफ करेंगे तो 4000 आएगा। 2500 ऑलरेडी आ चुका है, 4000 का हाफ कितना आ जाएगा, 2000। इसके अकॉर्डिंग इस केस को देखो तो यहां से ये पूरा हो जाता है। दूसरे केस पे चलते हैं अपने, जहां पे टी ने 6000 खर्चे, ठीक है। अगर टी ने 6000 खर्चे तो टी और एस का डिफरेंस कितना होगा, 500, तो एस कितना आ जाएगा, 5500। समझ में आ गया। एस का डबल कितना आ जाएगा, पी। 5500 का डबल कितना आ जाएगा, 11000। कौन आ जाएगा, पी आ जाएगा। पी और वी का डिफरेंस कितना है, 500 है। पी और वी का डिफरेंस कितना है, 500 है। तो 11000 में से वी निकाला, हमारे पास 500 आया, तो वी कितना आ जाएगा, कुछ इतना आ जाएगा, ठीक है। पी और वी हमारे पास आ गया। अब हमारे पास यू बचता है, आर बचता है, उसका भी आ जाएगा। यू और एस और वी, ठीक है। यू नहीं है, एस हमारे पास 5500 है और वी हमारे पास 10500 है। तो यू कितना आ जाएगा, 10500 माइनस 5500, 5000 आ जाएगा, ठीक है। यू भी आ गया। आर जो है यू का डबल है, यू का डबल मतलब 10000 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, टी और एस हो गया, डब्ल्यू और क्यू रह गया हमारे पास, ठीक है। क्यू जो है हाफ है अपनी ग्रैंड डॉटर का, या तो डब्ल्यू का होगा या आर का होगा। ना तो हमारे पास डब्ल्यू है ना तो हमारे पास क्यू है। लेकिन अगर मैं बोलूं क्यू जो है हाफ हो जाएगा आर का, तो आर का हाफ कितना होता है हमारे पास, 5000। क्या यू हमारे पास 5000 आ सकता है, यू हमारे पास 5000 बिल्कुल भी नहीं आ सकता, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने क्यू हमारे पास 5000 बिल्कुल भी नहीं आ सकता, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने यू पे 5000 डाल रखा है। मतलब इस पूरे केस में हमारे पास अमाउंट आ ही नहीं पाएगी, ये वाला पूरा केस कैंसिल हो जाएगा। एंड दिस इज द फाइनल केस जो हम लोगों ने बना लिया अपनी पजल से। दिस वन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी, बट हाँ हाई लेवल की थी। आई होप आपने ये क्वेश्चन भी इंजॉय किया होगा। कुछ इस तरीके से हम लोगों ने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, एंड आई होप आपको दोनों क्वेश्चन ही पसंद आए होंगे। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। अब मैं आपको इनिशिएटिव के बारे में ओवरव्यू दूंगी, थोड़ा सा डिटेल में भी बता दूंगी। चलो, क्रॉसवर्ड करंट अफेयर्स इनिशिएटिव हमारा है, जो हमारी वेबसाइट पर लॉन्च हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। डेली के करंट अफेयर्स आपको बायलिंगुअल फॉर्म में मिलेंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में, जो कि डेली बेसिस पे अपलोड हो जाएगी। डेली बेसिस पे अपलोड हो जाएगी पीडीएफ, ठीक है। और पीडीएफ आपको पिक्चर फॉर्म में, बोल्ड इटैलिक फॉर्म में, मतलब जैसे मैगजीन फॉर्म में मिलती है वैसे ही आपको पीडीएफ मिलेगी दोनों लैंग्वेजेस में, डेली बेसिस पे। वीकली बेसिस पे भी पीडीएफ अपलोड होगी एवरी सैटरडे, एंड मंथली बेसिस पे पूरे मंथ की पीडीएफ भी अपलोड होगी 3rd डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। मतलब अगर जून की पीडीएफ है तो 3rd जुलाई को आपको मिल जाएगी। मंथली करंट एंड बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज, मतलब जो करंट की चल रही है, करंट अफेयर्स में जो प्रॉपर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज आती हैं, वो हिंदी और इंग्लिश की आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी पूरे मंथ की 3rd डेट ऑफ नेक्स्ट मंथ। मतलब जून की है तो 3rd ऑफ जुलाई पे मिल जाएगी। डेली आपका एमसीक्यू टेस्ट रहेगा 30 क्वेश्चंस का 15 मिनट्स टाइमर के साथ। वीकली टेस्ट रहेगा 100 क्वेश्चंस का 45 मिनट्स टाइमर के साथ एवरी संडे। एंड 2 मंथली एमसीक्यू टेस्ट होंगे 100 क्वेश्चंस ईच ऑफ 45 मिनट्स टाइमर आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ। मई मंथ खत्म होने के बाद आपका जून में टेस्ट होगा मई का, इस तरीके से। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक अवेयरनेस के एमसीक्यूज, मतलब जो स्टैटिक वाले रहते हैं, उनका टेस्ट होगा आपका 50 क्वेश्चंस का 30 मिनट्स टाइमर के साथ एवरी संडे। एंड 10 फुल लेंथ जनरल अवेयरनेस के मॉक टेस्ट आपके पास मिलेंगे फॉर मेंस एग्जामिनेशन। मान लो एसबीआई क्लर्क मेंस आता है तो 10 मॉक टेस्ट जनरल अवेयरनेस के प्रॉपर्ली क्यूरेटेड, प्रोफेशनली क्यूरेटेड आपको मिलेंगे स्पेशली आपके लिए, ठीक है। जो हमारा पैकेज है, एनुअल पैकेज, वो थोड़ा सा अलग रहेगा, और जो हमारा ये वाला है उसमें अलग क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। ऑल पीडीएफ्स विल बी इन मैगजीन फॉर्म, A4 साइज में होंगी, तो आप उसको अच्छे से प्रिंट भी करा सकोगे। जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन पढ़ने से, उनके लिए प्रिंटेबल फॉर्म में भी रहेगा। करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो है वो डाउनलोड फॉर्मेट में होगी, आप अपने पीसी में, मोबाइल में भी सेव कर सकते हो। वेल डिजाइंड कलर्ड पीडीएफ्स होंगी, जैसे मैंने आपको बताया। एमसीक्यूज हमारे दोनों लैंग्वेजेस में होंगे, क्विज फॉर्म में टाइमर के साथ। रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हमने आपको रीअटेम्प्ट मोड दिया है, करेक्ट आंसर्स के लिए नहीं अवेलेबल रहेगा। कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको एमसीक्यूज के
जैसे यहाँ पे लिखा है कैटेगरी वाइज, टॉपिक वाइज, करेक्ट अटेम्प्ट्स, आप एनालाइज भी कर पाओगे कि कितने बच्चों ने ये सेम क्वेश्चन जो है वो सही किया और आपने गलत किया, और एक कौन से टॉपिक से आया था क्वेश्चन, इस हिसाब से। और ये बैंकिंग एग्जामिनेशन, इंश्योरेंस एग्जामिनेशन एंड एसएससी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप इसको वेबसाइट पे भी और ऐप पे भी, दोनों पे यूज़ कर सकोगे। ये कुछ प्राइसिंग की बात है, प्राइसिंग आप खुद देख सकते हो। 25 मई तक ये प्राइसेस रहेंगे। एनुअल मॉक टेस्ट सब्सक्राइबर, मतलब जिन्होंने हमारा बैंकिंग पीडीएफ कोर्स जिन्होंने ले रखा है, या जो एनुअल मॉक टेस्ट सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए 350 का रहेगा, और बाकियों के लिए जिन्होंने कुछ भी परचेज अभी तक नहीं किया उनके लिए 450 का 25 मई मिडनाइट तक रहेगा। आफ्टर दैट प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। अभी प्राइसेस इंक्रीज का नहीं पता कितने होंगे, बट आपको बता दिया जाएगा। बाकी आप पैकेज यहाँ से बाय कर सकते हो। एंड कोई भी टेक्निकल क्वेरी अगर आपको है तो आप यहाँ पे मेल करोगे studyneeti@gmail.com। आपकी पीडीएफ नहीं खुल रही, कोर्स नहीं खुल रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे मेल करोगे। बाकी सबके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सारे के सारे लिंक्स, पीडीएफ कोर्स का और क्रैकर सीरीज का जो भी हम लोग लॉन्च करते रहते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। कल मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में, एंड आई होप यू एंजॉयड द सेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड लक एंड स्टे हैप्पी।